नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामले लंबित रह गए हैं उसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। दोनों राज्यों के बीच अवशेष परिसंपत्तियां और दायित्वों के मामले की समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने की थी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी उनमें से जिन मामलों में कार्रवाई गतिमान है उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद जिला ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में स्थित जलाशयों और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है। नहीं, अभी जल्दी जो है, क्योंकि पहले काफी परिसंपत्तियों का जो मामला था वो हमारा आपस में सुलझ गया है। उन्होंने जो परिसंपत्तियां राज्य को मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। जो कुछ एक मामले हैं और जल्दी हम लोग मिलेंगे, तो हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी वो भी जो मामले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पर्यटक आवास गृह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंपावत जनपद के अलग अलग स्कूलों में छात्र छात्राओं से बाल संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में खेल गतिविधियां की प्रगति की जानकारी लेना था और खिलाड़ियों से उनकी आवश्यकता और सुझाव पर चर्चा करनी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चंपावत के गौरव पार्टी की प्रति जो है टनकपुर की कंचन चौमेल में सागर और चंपावत की मोनिका से बातचीत की कर खेल सुविधाओं और संसाधनों का प्रशिक्षण संबंधी कई जानकारी भी ली। कोटद्वार में नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स लगने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोरी भूषण बीईएल के सीएसआर योजना के तहत स्ट्रीट लाइट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में अक्षय अध्यक्ष ऋतु खंडोरी भूषण शामिल हुए और इस मौके पर बीईएल ने क्षेत्र को 1500 स्ट्रीट लाइट्स की सौगात दी है, जिसमें शहर की सड़कों को रोशन किया जा सके। मैंने पहले आई थिंक 9वें महीने में पिछले साल हमने लाइट की मांग की थी, एलईडी लाइट्स की मांग की थी और मुझे धन्यवाद मैं करूंगी बीएल का, त्रिपाठी जी का और खासकर मनोज जैन का जो सीएमडी हैं कि उन्होंने इस बात की चिंता की और हमें 1500 लाइट्स दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले उन्होंने हमें कैमरा दिए, 100 कैमरा दिए, जिसके माध्यम से हम सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की को अच्छे से देख पा रहे हैं कोटद्वार में। आगे चलकर मैमोग्राफी मशीन के लिए हम लोग बात कर रहे थे ताकि तो स्ट्रीट लाइट्स की जो है सौगात दी गई है, जो कि बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। शहर की सड़कों को भी रोशन किया जाएगा, इसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा था और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्ट्रीट लाइट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1500 से ज्यादा, जी हां 1500 से ज्यादा लाइट लगाने की जो है वो व्यवस्था की गई है। और आगे बढ़ेंगे जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय में 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों की तैयारियां समयबद्ध और भव्य रूप से पूरी की जाए। इसी के साथ साथ आपको सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा है कि कारगिल विजय दिवस ने न केवल भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि यह एक राष्ट्र के प्रति हमारे सम्मान और कृतज्ञता का भी पर्व है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के हर जनपद में शौर्य दिवस को सम्मान और उत्साह के साथ मनाएं। कारगिल दिवस है जिसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी तैयारियों को लेकर, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम होता है उसका मैसेज पूरे देश और प्रदेश में जाता है और ये तो वीरों की भूमि है
फसड़वार से लेकर अभी तक हजारों यहाँ के वीरों ने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है, और कैसे ये कार्यक्रम भव्य हो, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। और हमारे राज्य डायरेक्टरेट ने, हमारे सैनिक अधिकारी ने इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की है। साथ ही जो हमारा धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, उसका लोकार्पण होना है। उससे पूर्व क्योंकि हमने एक शहीद सम्मान यात्रा निकालकर सभी शहीदों के आंगन की पवित्र मट्टी को हम लेकर आए थे। और प्रदेश में खनन के क्षेत्र में किए गए सुधारों और अवैध खनन पर रोक लगाने के कारगर प्रयासों के फलस्वरूप खनन से राजस्व प्राप्ति के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में खनन विभाग ने 331.14 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने खनन को लेकर कहा है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष लगभग 1100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था राज्य को, इसी तरह से जो है आगे भी प्राप्त होता रहेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं और खनन को लेकर के जो पारदर्शी नीति बनाई गई है, अवैध खनन पर जो नियंत्रण और अंकुश लगाने का जो काम किया गया है, उसी के परिणाम स्वरूप आज खनन में पहली तिमाही में रिकॉर्ड 3-350 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ है। और पिछले वर्ष पिछली सरकारों के मुकाबले लगभग 3.5-4 गुना अधिक राजस्व खनन से प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि सरकार के द्वारा जो पारदर्शी नीति बनाई गई है, अवैध खनन पर जो अंकुश लगाया गया है, उस कारण प्रदेश का खनन में राजस्व बढ़ा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेदी बचते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतार दिए हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष जीत के दावे करने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच बताएंगे और इसी आधार पर जो है जनता बीजेपी को भारी बहुमत देकर सरकार के कार्यों पर मुहर लगाएगी। इस बीच देहरादून से तस्वीरें। निश्चित रूप से ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये 2027 का सेमीफाइनल है और भारतीय जनता पार्टी इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे हम प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक जीत कर आए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है और निकाय चुनाव की भांति पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और उत्तराखंड की जनता, हमारी डबल इंजन की सरकार जिसने प्रदेश का चौमुखी विकास किया है, गांव-गांव में विकास की गंगा बहाई है, उस पर यहां की जनता मुहर लगाने वाली है और पंचायत चुनाव के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता जिताने वाली है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेड़ी है वो बच चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कल अंतिम दिन था जिसमें नामांकन भरा गया, तमाम टिकटों की भी बिक्री हुई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्षतिग्रस्त सड़कों और एनआरएलएम के संबंध में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच गणेश जोशी ने कहा कि भारी वर्षा से हमारे 94 सड़कें बंद हो चुकी थी, जिसमें से 65 सड़कें अब खुल चुकी हैं। इसके अलावा अन्य सड़कें समय पर खुल जाए, इस विषय पर बैठक में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि अधिकारियों द्वारा पुलों का निर्माण तो हो गया, लेकिन वहां पर कोई अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है। वर्षा से हमारी 94 सड़कें बंद हो गई थी, जिसमें से 65 खुल चुकी हैं और वो सड़कें समय पर खुले, लोगों को दिक्कत न हो, इस पर बातचीत हुई। हमारे सचिव, हमारे सीओ, चीफ उत्तराखंड चीफ गढ़वाल, सारे अधिकारी वहां पर उपस्थित थे और कई जगह शिकायत आई कि इनके द्वारा पुलों का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है, जिसके कारण उन पुलों का बनाना बेकार है। कई माननीय विधायकों द्वारा उसकी शिकायत मुझे मिली थी, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए उनको निश्चित किया है कि शीघ्र ही उनकी अप्रोच रोड बनाई जाए। वहीं हाउस ऑफ हिमालय जिसकी लॉन्चिंग माननीय मोदी जी ने की थी, उसकी क्योंकि बहुत डिमांड हो रही है और उसको ऐसे स्थानों पर लगाया जाए ताकि हमारी सेल इनकम और बढ़े और उसके माध्यम से हमारे किसान मजबूत हों। काशीपुर खंड विकास कार्यालय पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किए गए, जहां नामांकन के अंतिम दिन काशीपुर के खंड विकास कार्यालय में लोगों का जमावड़ा देखा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अजय कुमार जैन ने बताया है कि अब तक जो पर्चों की बिक्री हुई है, उनमें सदस्य ग्राम पंचायत द्वारा 531, ग्राम प्रधानों द्वारा 291 सदस्य, क्षेत्र पंचायत द्वारा 265 उम्मीदवारों ने पर्चों की खरीदारी की है। उन्होंने यह भी बताया कि काशीपुर क्षेत्र में 140 बूथ बनाए गए हैं, जिनके ऊपर प्रशासन की पैनी नजर है। चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो सामान्य निर्वाचन 2025 है, ये ब्लॉक में यहाँ पे नाम निर्वाचन पत्र निर्गत करना, उनको बिक्री करना और उनसे जमानत धनराशि प्राप्त करना, ये सब कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। चुनाव आयोग के थ्रू जो है यहाँ पर इस ब्लॉक से जो है 3 हमारी न्याय पंचायत हैं, जिसमें आपका कुंडेश्वरी है, दूसरा खड़गपुर देवीपुरा है, बांसखेड़ा खुर्द है। कुंडेश्वरी में जो है यहाँ पर 17 ग्राम पंचायत हैं और खड़गपुर में 8 ग्राम पंचायत, बांसखेड़ा खुर्द में 9 ग्राम पंचायत हैं। हमारे यहाँ विकासखंड काशीपुर में त्रिस्तरीय निर्वाचन 2025 के अंतर्गत कुल हमारे वहाँ 34 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें हमारे वहाँ तकरीबन 69,000 के करीब हमारे पास वोटर हैं और हमारे वहाँ 140 के करीब बूथ हैं जिनमें यह निर्वाचन संपन्न होना है। और इसमें हमारे वहाँ 34 ग्राम प्रधान, 33 बीडीसी और 350 वार्ड मेंबर की सीटें हैं, जिसको लेकर निर्वाचन होगा। किस तरीके का व्यवस्था है और अब तक कितना जो है लगभग कितने लोगों ने पर्चे भरे? इसमें देखिए, कल तक की जानकारी के अनुसार लगभग 301 के करीब पर्चे जो रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से जानकारी मिली, इतने भरे जा चुके हैं और आज भी हमारा शाम को 4 बजे तक नामांकन करने का इसका टाइम है। तो बाकी व्यवस्थाओं की बात करें तो लगभग सारे बूथ हमारे तैयार हैं। स्कूल्स में जहाँ पे कुछ बहुत कमियां हैं आंशिक तौर पे, उनको हम लोग सही करवा रहे हैं और जो कार्मिकों के स्तर से भी है, उसमें भी ट्रेनिंग वगैरह की तैयारी इसमें चल रही है। मानसून सीजन शुरू होने के बाद से जलभराव की समस्याओं को देखने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थापलियाल स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून के प्रिंस चौक में जाम नदियों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सौरभ थापलियाल ने कहा कि रेलवे कॉलोनी के पास नाले के निस्तारण के लिए प्लान तैयार भी निर्देश दिए गए हैं और यदि निगम अपनी क्षमता के आधार पर इसका हल कर सकता है तो करेगा, अन्यथा शासन का भी सहयोग लिया जाएगा।
इसके मद्देनजर हमने पहले भी वहां पे देखा था उस जगह पे, और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। तो वहां पे हमने देखा कि एक तो इसको सफा पूरा तरह अगर साफ हो जाए, इसका सिल्ट वगैरह सब निकाल दी जाए तो उससे भी काफी सुविधा इसमें प्राप्त होगी। इसके अलावा यहाँ से पीछे तक हमने देख के आए तो जो नाला है पीछे, अगर वहां तक हम इसको और ह्यूम पाइप जो है इनके माध्यम से अगर इसका जो जल है उसको हम निकासी का एक अच्छा सा एक वो निकाल सकते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा। ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ एसडीएम योगेश मेहरा काफी सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके तहत न्यू आवास विकास कॉलोनी में पास कराए गए मानचित्र के अलावा अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को चेतावनी के बाद तोड़ना शुरू कर दिया है। जहां अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जेसीबी भी मौके पर मौजूद थी। वहीं डर की वजह से निर्माणकर्ताओं ने अपने ही मजदूरों से निर्माण की तुड़वाना शुरू कर दिया है। हालांकि मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। ऋषिकेश अंतर्गत जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आवास विकास कॉलोनी में आज जो 2 भवन हैं जिनके भवन स्वामियों के द्वारा भूमि विधियों का उल्लंघन करके जो अवैध अतिक्रमण करके बिल्डिंग बनाई गई है और विधिवत सुनवाई करने के बाद उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह से जो अन्य भवन जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ऋषिकेश अंतर्गत चूंकि एक सतत प्रक्रिया है तो लगातार जहां जहां से शिकायतें आ रही हैं वहां पर नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर काम रोकने के नोटिस के बाद भी अगर कार्रवाई जारी रख रहा है तो उन भवनों को सील किया जा रहा है। अल्मोड़ा में जिला पंचायत सदस्य की 45 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। नामांकन के अंतिम दौर रात दिन जिला पंचायत कार्यालय में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही रही। आखिरी दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजावल की बहू सुनीता कुंजावल ने खाकर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया, तो वही कैबिनेट मंत्री व विधायक रेखा आर्या के प्रतिनिधि व बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी भुवन जोशी ने सोमेश्वर के छानी लेवशाल सीट से नामांकन दाखिल किया और इसके अलावा अन्य कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा और नामांकन के दौरान महिला प्रत्याशियों के साथ समर्थकों का जोश भी दिखाई दिया। अभी तक 1:30 हो रहा है। कल 143 नामांकन हुए थे और अभी तक की डेट में 43 नामांकन हुए हैं, तो टोटल 186 के आसपास नामांकन अभी चल ही रहा है। आप देखिए, महिलाओं की भी भागीदारी देखी गई है और पुरुष भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं, तो लोगों में उत्साह काफी है अपना, और सबको सपोर्ट किया जा रहा है कि आपकी जो कमियां हैं वो सारी जो बता दी जा रही हैं, जो चीजें हैं बता दी जा रही हैं। कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम लोगों को परेशानी और भरने का पूरा मौका सबको मिल रहा है। ये कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा परिश्रम किया जागीर विधानसभा क्षेत्र में। हर क्षेत्र ने हर जिला पंचायत की सीट पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला करके सर्वसम्मति कैंडिडेट तय करने का प्रयास किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि 9 के 9 जिला पंचायत क्षेत्रों में हमारे सर्वसम्मति से कैंडिडेट जो है प्रस्तावित हुए हैं और जिनको हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय गुड्डू घोष जी ने इन लोगों का अधीर करने का काम किया और सारे लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया है। 9 के 9 लोगों ने, 2 लोग बचे थे उन्होंने आज किया, 7 कल तक हो गए थे। और जो माहौल क्षेत्र में लग रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो रही है, वहाँ पार्टी के ही लोग जो हैं निर्दलीय रूप में कई लड़ रहे हैं, एक क्षेत्र में कई लड़ रहे हैं, तो और भी उनकी बहुत सी कमियां हैं। इनसे जो है अपना नॉमिनेशन अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर कराया है और मेरे साथ में हमारे डिगरा
2 से जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी भाई पंकज बजेली जी, हमारे पलुला से भीमराम जी, हमारे अन्य क्षेत्र से आए हुए मेरे सुमेश्वर क्षेत्र के तीनों लोगों ने और इधर महेंद्र भाई घना ने, हम सब लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे समर्थन पे जो है आज अपना नॉमिनेशन यहाँ पर कराया है। चुनावी मैदान में देखिए, मैं अपनी बात कहूँ, मैं निरंतर जो है इससे पहले छानी लुसाल सीट से मेरी धर्मपत्नी जो है वो जिला पंचायत की सदस्य थी। मैंने उस क्षेत्र में लगातार विकास के काम, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो, चाहे अपने व्यक्तिगत माध्यम से भी, चाहे गरीब कन्याओं की शादियों में हो। सुनीता कुंजवाल। राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक बार फिर पार्टी ने जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। जी हां, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है और इसी के चलते लाल कुआं के युवा बीजेपी नेता एवं स्टार प्रचारक मोहित नाथ गोस्वामी ने भी खुशी जताते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुभव का बीजेपी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में बीजेपी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महेंद्र भट्ट जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर हार्दिक उनको बधाई देते हैं और एक लंबे मंथन के बाद, शीर्ष नेतृत्व का एक लंबा मंथन होने के बाद जो नाम निकल के आए हैं, उनके अपने पिछले कार्यकाल को देखते हुए और उनकी अपनी पर्सनल छवि को देखते हुए एक साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व को रखने वाले हमारे माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी, बहुत साफ सुथरी छवि है उनकी और इस आधार पे उत्तराखंड की जनता भी बहुत खुश है उनसे और उनसे कई लोगों का लगाव है। बहुत अच्छा नाम निकल करके मंथन में आया है, सभी लोग खुश हैं। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश का चुनाव हो, वो प्रदेश के चुनाव को अगर सरकार बनानी होती है तो जमीन के स्तर से ही सरकार को बनाया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में जमीनी स्तर से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कार्यकर्ता एक टाइम का खाने के बाद भी क्या कहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और अन्य तमाम व्यवस्था को पूरा करने के लिए डीएम स्वाति एस भदौरिया और पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दोनों अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं को देखा। प्रशासन के मुताबिक अभी तक 1500 4 व्हीलर और 4000 से अधिक 2 व्हीलर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था नीलकंठ क्षेत्र में हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। तो वहीं डीएम ने बताया है कि कांवड़ियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जब लोगों ने सुबह से ही इसका पूरा जो कांवड़ का पहले मोटर मार्ग है उसका निरीक्षण किया, साथ में फिर उसके बाद जो पार्किंग है, हमारे शौचालय हैं, उसमें पानी की व्यवस्था है या नहीं है, या जो जगह जगह पे स्टैंड पोस्ट एंड हैंडपंप्स लगे उसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सब का निरीक्षण किया गया। साथ में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।